उत्तर प्रदेश चुनाव में अब दिलचस्प मोड़ आ चुका है और इसके पीछे वजह है अब तक हुए 3 चरणों के चुनावों में बम्पर वोटिंग। अब तक हुए चुनावों में 60% से अधिक मतदान हुआ है। अगर इस मतदान को हम सीधे शब्दों में समझें, जब उत्तर प्रदेश या किसी भी देश के दूसरे कोने में इतना अधिक मतदान हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि जो जनता है वो बदलाव चाहती है। और ये बदलाव को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस वोटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा जो वोट हुई है वो ग्रामीण इलाके में। और ग्रामीण इलाके की बात करें तो जो यहाँ की स्थानीय पार्टियाँ हैं वहाँ उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारें और जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं। लेकिन इन पार्टियों के दावों के साथ जो आम जनता है उनका क्या कहना है, वो सरकार की नीतियों से कितना संतुष्ट है, साथ ही उनकी आकांक्षाएं क्या है, इसी के बारे में जानने के लिए आज हम आ चुके हैं इलाहाबाद के एक कस्बे में। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने अब तक इनके यहाँ कितना विकास कार्य कराया और साथ ही इनके जो मुद्दे हैं वो आने वाले चुनावों में क्या है और साथ ही वो आने वाले चुनाव में किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। आपका नाम? कमलाकांत है। कमलाकांत जी, सरकारें जो उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र सरकार हो वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये कार्य किया, ये किया और आगे हम ये करने वाले हैं। लेकिन इस तरह के दावे और बातें पहले भी कही जाती है, तो आप ये बताइए कि जो ये सरकारी दावे हैं कितने सही हैं? ये केंद्र सरकार का दावा तो पूरा झूठा है। ठीक, 3 साल हो गया केंद्र सरकार कोई भी काम नहीं किया। जो पैसा था जनता का कार्ड, पैन कार्ड इसमें खर्च कर रही और गरीब उनको परेशान कर रही, काम कुछ नहीं किया। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उनकी कार्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी के ये दावे हैं, ये बातें हैं, इनसे आप और उत्तर प्रदेश की जनता कितनी भ्रमित होगी? गोद मोदी जी को नहीं लेंगे, गुजरात की हम अखिलेश को गोद लेंगे, अपने घर के बच्चे को। घर के बच्चे को वोट देंगे तो घर के गोद लेंगे जी, बाहरी तो बाहरी को नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है कि वो बाहरी हैं इसलिए आप उन्हें वोट नहीं देंगे, या फिर आपके यहाँ पे विकास या दूसरी चीज़ों की कानून व्यवस्था की बात की जाए, आपके यहाँ कुछ हुआ है ऐसा? हम तो बताए ना बार बार, केवल दावा कर रहे हैं ना, झूठा, काम कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो वजूद है वो धीरे धीरे कम हो रहा था इसलिए इस तरह की स्थिति बनी है? नहीं, इससे जो है उत्तर प्रदेश में तो जनाधार बढ़ेगा, साथ साथ अखिलेश और मुलायम जी की सोच है कि हमारा जो जनाधार केंद्र में भी बढ़े। तो आप अखिलेश यादव को केंद्र की भूमिका में देखना चाहते हैं? इसलिए बिल्कुल देखना चाहते हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या व्यू है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बलात्कार के बहुत बड़े केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा और भी ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार हाशिए पे नजर आती है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अखिलेश यादव है वो कानून व्यवस्था को सही से कायम नहीं कर पाई है। इससे ऐसा कुछ नहीं। ऐसा आप किस बेसिस पे ऐसा बीजेपी शासित के देश वो हैं प्रदेश, वहाँ की स्थिति क्या है? जैसे एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ क्या स्थिति? वहाँ तो और ज़्यादा बलात्कार। ये सारे झूठे आंकड़े दे रहे हैं और ऐसा झूठा प्रधानमंत्री अब तक नहीं हुआ, ये जान लीजिए। और अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के फैसले को आप कैसे देखते हैं? नोटबंदी तो बहुत सरासर गलत है। वो सारे बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया, गरीब और मिडिल क्लास लोगों को मार दिया, यही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो क्या स्थिति आपको नजर आ रही है कि इस बार किस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा है? भाई यहाँ पे तो भैया हर पार्टी इसमें बढ़िया चल रही है। अब देखते हैं कौन पार्टी आती है। कोई कह रहा है गीता पासी आएंगी, कोई कहता सत्यवीर मुन्ना, सत्यवीर मुन्ना साथ आ जाए। तो आपको अगर चाहे, आपको क्या लगता है कि अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन हो सकता है? ये बताना मुश्किल है। त्रिकोण है, त्रिकोणीय मामला है। ये शख्स हमें मिले, कहीं ना कहीं ये भी बातें मीडिया में इन दिनों चल रही है कि कहीं ना कहीं जो मामला है वो त्रिकोणीय फंस सकता है, क्योंकि जिस तरह से अब दिन पे दिन जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और चुनाव हो रहे हैं तो एक मामला फंसता हुआ नज़र ज़रूर आया है। क्योंकि जो वोट परसेंटेज जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बात कही जा रही थी कि पहले समाजवादी पार्टी को आगे दिखाया गया, फिर बीजेपी को आगे दिखाया गया, लेकिन अब जो आंकड़े हैं वो बदलते नज़र आ रहे हैं और ये बात जनता भी कह रही है। ये भी अच्छी बात है क्योंकि जनता इन बातों को समझ रही है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, चलो नरेंद्र मोदी अपने किसी सगे संबंधी या फिर जो उनके करीबी कहे जाते हैं उन्हें
दावेदार बना दे तो क्या आप भाजपा को वोट देंगे? तो पहले चेहरा पेश बनना था ना उनको, अभी मालूम पड़ा वो किसी और तो उठा के बैठा दें जिससे हमारे 36 पे आंकड़ा हो, हमें पसंद ही ना हो। तो आप किस आधार पे वोट देते हैं? चेहरे के आधार पे, जाति के आधार पे, या फिर विकास के आधार पे? सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि हमारा कौन से परिचय विधायक हैं, जो विधायकी लड़ रहा है वो कौन सा हमारे करीबी है, हम पहले उसको वोट देते आप हैं। अपना करीबी देखेंगे या फिर काम देखेंगे? मैं अपना करीबी पहले देखूंगा, मेरा भी काम है ना। अब मेरा भी काम है। तो ये बात इन्होंने राजनेताओं की तरह कह दी, पहले अपना करीबी देखते हैं। तो जनता, सब तरह के लोग मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिक बात होती है कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि सब तरह के लोगों को होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर सही और गलत का फासला या फिर बातें कैसे पता चलेंगी। आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मायावती के शासनकाल की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, कानून व्यवस्था को लेकर के, साथ में जो माइनॉरिटीज़ हैं, दलित हैं, कहा जाता है कि वो उनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा उनकी सरकार आने के दौरान इस तरह की चीज़ें होती हैं? अब ऐसा है कि चाहे मायावती की गवर्नमेंट हो, ये दलित वोटर जो होते हैं एक इसी तरीके से बना के रखे हैं कि जाति विशेष की व्यवस्था बना के रखे हैं, उसी आधार पर वोट देते हैं। और काम की बात में जहाँ तक है, उनके शासनकाल में थोड़ा सा ये अराजकता का माहौल में कम हुआ था, और यही सबसे बड़ी खूबी है। और भ्रष्टाचार तो सभी में है, किसी में कम है, किसी में अधिक है। और इनके शासनकाल में जो है कि जो प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी जिले के ये सब बैठाए गए हैं, इनके अंदर में तो कूट कूट के भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ये बड़ी बात इन्होंने कही कि कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है और सामने भी आती है कि मायावती के शासनकाल के दौरान जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती रहती है, और जो जिस तरह से कुछ समय से ये सामने आ रही है कि कुछ लोग अपना वर्चस्व जमाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को करते हैं, उन पर लगाम कसी जाती है। तो ये यहाँ के लोगों ने भी कहा, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी नज़र आती है, क्योंकि जनता जब ये बात कहे तो ये समझिए कि उसमें सच्चाई है। साथ ही अगर अब तक के हम विकास की बात करें तो आपने पूर्व की सरकारें देखी, अब अखिलेश यादव की सरकार देखी, केंद्र में मोदी सरकार चल रही है। तो विकास के दावे आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के दौरान सही प्रदेश में और देश में सही रहते हैं? देखिए, जहाँ तक ले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये इतने बड़े दल के रूप में उभर करके गवर्नमेंट आई, उसमें जो उस समय के जो उनके वादे थे, जो उन्होंने बोला था, उसके आधार पर अभी तक ले तो मतलब कि थोड़ा बहुत अंकुश लगा है। जो ये नोटबंदी का हुआ है, इसमें तो कुल मिलाकर के गरीब और किसान मजदूर तबके के लोगों को ज़्यादा परेशानी आई है। और उसके बाद में जो पैसे वाले हैं, मतलब कि सूट बूट वाले हैं, उनको तो परेशानी का कोई सामना करना नहीं पड़ा, इसलिए कि पैसा उनके पास जमा होता है, उससे ज़्यादा गड्डियों का ढेर निकल के आता है। पता नहीं कहाँ से ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट की ऐसी थी, जिससे कि अब जहाँ तक प्रश्न है कि सापा शासनकाल में जो कुछ थोड़ा बहुत दिखा है, अब जैसे 100 नंबर की गाड़ी हुई, 108 नंबर की गाड़ी हुई, और उसके बाद में 102 नंबर की गाड़ी हुई, इससे जनता के लिए तो अधिक से अधिक सुविधाएं जरूर मिली है। और उसके बाद में और सुविधाओं के साथ साथ जो प्रशासनिक मशीनरी में है, प्रशासनिक मशीनरी में कुल मिला करके साला बहुत गंदगी है, सरकारी मशीनरी में गंदगी है, इसलिए कि इसके अंदर से लूट पाट यहीं से नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है, ये सरकारी मशीनरी। और जहाँ तक प्रश्न है कि चाहे किसी भी गवर्नमेंट की बात हो, प्राथमिक विद्यालय की ऐसी स्थिति बना दिया है इस सब गवर्नमेंट में कि पैसे वालों के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खिचड़ी बना करके बिल्कुल कमज़ोर, उनको मतलब कि एक तरीके से भिखारी बना करके गवर्नमेंट का काम किया गया। चाहे प्रधान स्तर की बात हो, चाहे शासन स्तर की बात हो, अध्यापक प्राइमरी स्कूल में बिल्कुल एकदम 45, 50, 60 हज़ार रुपया देते हैं। वहाँ मतलब कि सबसे बड़ी विकास का जड़ प्राथमिक विद्यालय से बनता है। प्राथमिक विद्यालय बिल्कुल एकदम ध्वस्त है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। ये बड़ी बात इन्होंने कही कि जो सरकारी मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी डायल की सुविधा उपलब्ध करा दी है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे वो कितना कारागार साबित हो रही है, ये सरकार को देखना चाहिए। साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी बड़ा मुद्दा है कि आप 50-60 हज़ार दे के सरकारी स्कूलों में अध्यापक तो नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन वो
विद्यार्थियों को पढ़ा क्या रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, इस पे भी गौर किया जाए। तो इससे तो ये साफ लोगों से जब बात कर रहे हैं तो ये नज़र आ रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार घोषणाएं कर रही है, नई योजनाएं ला रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे उनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं लोगों से वंचित नज़र आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, आपके यहाँ लोगों से हमने बात की तो शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने अब तक इस क्षेत्र में विकास सही से नहीं किया? जो किया है वो पूरी तरह से कारगर नहीं है। आप समझिए, जो अभी हमारे बड़े भाई साहब ने बताया, प्राइमरी की शिक्षा का स्तर, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने के हैं या बड़े बड़े सेठों के लड़के हैं, उनके तो लड़के कॉन्वेंट स्कूल में अच्छे क्वालिटियों में चले जाते हैं। जो मीडियम क्लास का है या नीचे तबके का है, उसकी शिक्षा पढ़ाई तो बिल्कुल ध्वस्त है। प्राइमरी टीचरों और प्राइमरी स्कूलों टीचरों की ना कहें, बल्कि शिक्षा पद्धति क्यों कहें, बहुत ही बुरी हालत है उसकी। आप जाके देखें, बच्चों की शिक्षा तो ना के बराबर चल रही है। केवल एक है कि आपका एक हर साल इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, हर साल टीए डीए बढ़ जाता है। सरकारी कर्मचारियों को केवल सुविधा दी जा रही है। जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके अभिभावक हैं जो अपने मन में एक रखते हैं कल्पना कि हमारा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, उसकी कोई मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। न कोई देखने वाला है, न कोई जाने वाला है। सिर्फ यही है कि हर आपके आने वाला 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, 9वां वेतन आयोग बना दिया जाता है। और जो एक आपने परिपाटी बनाई है शिक्षा पद्धति की कि हर साल जो आप उनको टीचर की नियुक्ति करते हैं, हर बार उनका जो एक मानक चेंज कर दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा गलत तरीका है। कभी आप कहते हैं मेरिट के आधार पे लिया जाएगा, हाई स्कूल इंटर के आधार पे लिया जाएगा, बीए के मेरिट के आधार पे लिया जाएगा, कभी आप कहेंगे टीटी की जो है मानक के आधार पे लिया जाएगा, कभी आप कहेंगे जो है कि बीएड विशिष्ट बीटीसी के आधार पे लिया जाएगा। ये सब एक जो है जो भ्रमित करने वाली शिक्षाएं हैं, इसको आप एक मुफ्त के हिसाब से करिए, जो मतलब एक नियम कानून के तहत करिए। या तो आप कंपटीशन रखिए, या तो आप जो है पढ़ाई का कंपटीशन रखिए, या तो आप हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार रखिए। हाई स्कूल मेरिट के आधार पे होता है जब माननीय अभी तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव जी हैं, इसके पहले माननीय मुलायम सिंह जी हुआ करते थे, उनकी भी यही शिक्षा पद्धति थी। जैसे जो आप एक घरेलू परीक्षाएं कराते हैं, उसमें सेल्फ सेंटर जिसको कहते हैं, उसमें इतनी अधिक नकल की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं कि जो आम नागरिक का बच्चा है उसका तो मेरिट बहुत नीचे लो रहता है, लेकिन जो बढ़िया जिसकी साख है, जिसकी पास पैसा है, उसकी जो है पहुंच है, उसको नकल करा। जिसको आप शिक्षा मित्र के आधार पे जो टीचर बनाए गए हैं, जो शिक्षा मित्र के आधार पे टीचर बनाए गए हैं, और जो आप पिछले बीटीसी को उनको कायदे से आप पढ़ा नहीं पाते बच्चों। आपकी बात हम समझ गए। तो ये लोगों का कहना है कि जो बात आमतौर पे पिछले कुछ समय से कही जा रही थी, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी कैसे, वो यही कही जा रही थी कि लोगों द्वारा कि जो सरकार है वो कहीं जो नीतियां बदल रही है अपने हिसाब से, कभी चुनाव को देख करके कुछ कह देती हैं, कभी लोगों के रुझान को देखते हुए कुछ कह देती है। कहीं ना कहीं उसमें खामियां जो है वो नज़र आ रही है और वो इन बातों को लोग समझ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो अपनी ठोस योजनाएं बनाए। यही बात नोटबंदी के दौरान भी सामने आएगी। भाई नोटबंदी का चलो फैसला सही भी मान ले, लेकिन इसके लिए सरकार ने पहले से तैयारी क्या की, इससे पहले विचार क्या किया, और उसका नतीजा यही रहा कि नोटबंदी के 3 महीने बीत गए, लेकिन लोग जनता आज भी बेहाल है। और वही बात यहाँ की आम जनता ने कही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न जो सरकारी जो नियुक्तियाँ हैं उनके लिए मानक तैयार, जो एक ठोस मानक होना चाहिए वो तैयार नहीं किया। समय के साथ अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से उसमें फेरबदल करती रही। तो ये बड़ी बात है और जनता इन बातों को समझती है, ये और अहम बात हो जाती है। और चुनावों में अगर बात की जाए तो इन बातों को लोग ध्यान में रखते हैं और कहीं नहीं कहीं आने वाले समय में इन बातों का प्रभाव दिखेगा भी। कैमरा पर्सन वैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद।